हाँ जी, कैसे हैं आप लोग सभी? महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आई होप कि सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और इस शिवरात्रि के बाद में जब भी जो TIR 2 के लिए क्वालिफाइड है, भगवान शिव उनको बहुत बढ़िया सा एक गिफ्ट प्रदान करे। लेकिन गिफ्ट मिलेगा तभी जब पढ़ेंगे। भगवान ऐसे गिफ्ट अलाउ करता नहीं है, प्रोसेस में भी नहीं करते। ठीक है, तो सब शायद बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। PYQs अपन ने स्टार्ट किए थे कि आप लोगों को एक थोड़ा सा हेल्प मेरी तरफ से मिल जाए। और एग्ज़ाम तक अपन कोशिश करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके लिए अवेलेबल करवा सकता हूँ, जो आपके क्वालिफाई करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस अपन लेक्चर्स स्टार्ट कर चुके हैं। और यूनिट डायमेंशन से लेकर के NLM फ्रिक्शन के 2 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 4 अपलोड कर दिए। ठीक है, ये अभी 5वां लेक्चर है। और इसमें आज अपन NLM फ्रिक्शन पावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस PYQs आए हुए हैं उन सबको आज कंप्लीट। अगली बात समझ, आप लोगों ने शायद तैयारी के हिसाब से पहले PYQs कर भी लिए होंगे। फिर भी आप लोग इनको थोड़ा सा एक बार देखें, कहीं बीच में से कोई ना कोई कंसेप्ट आपके लिए जरूर काम का निकलेगा। तो लगातार सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलो जी, क्वेश्चन अपने को यहाँ पे गिवन है। और क्वेश्चंस क्या गिवन है वो देखें। 4 kg का ब्लॉक है और इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। ये कह रहा है 40 न्यूटन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इसके अंदर, है ना, एज सॉन इन डायग्राम। डायग्राम अपने ऑपरेटर साहब ने बनाया नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है, चलो आगे अपने को करना है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.3। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज मूविंग अप टू द प्लेन। ये कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, थीटा का वैल्यू मेरे पास में 37 है। यहाँ पे अपने पास में एक ब्लॉक रखा गया है और ब्लॉक का मास जो है वो 4 kg है। पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है और हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो वैल्यू है वो 40 न्यूटन के बराबर है। यहाँ 37, तो मैं बोलूँगा ये वाला एंगल भी 37 है। ब्लॉक जो है वो अलोंग द प्लेन मूव कर सकता है, अनबैलेंस हो सकता है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ये ब्लॉक हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। 37 आया, तो इस फोर्स के मैं कंपोनेंट ले लेता हूं, तो ये 40 इंटू में cos 37 का मतलब 4/5। और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 32 न्यूटन। और नॉर्मल टू द प्लेन ये इसका कंपोनेंट लूंगा तो मैं आ जाएगा 24 न्यूटन, क्योंकि साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है। दूसरा, इसके ऊपर जो फोर्स अपने पास में लग रहा है उस फोर्स को मैं बोल देता हूं कि mg काम कर रहा है। mg काम करेगा तो mg भी 40 न्यूटन के बराबर आएगा। इसके भी 2 कंपोनेंट लेते हैं, अलोंग द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ये वाला एंगल फिर से मेरे पास में 37 आया। मैं लिखूंगा 40 इंटू 37 का मतलब 4/5। क्या आ जाएगा इधर 32 न्यूटन। और इधर मैं इसका कंपोनेंट लूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 24 न्यूटन, क्योंकि 40 इंटू साइन 37 लेंगे, साइन 37 3/5 होगा। अच्छा ध्यान दो, इस ब्लॉक का परपेंडिकुलर टू द प्लेन बैलेंसिंग होगा। तो फोर्सेज लग रहे हैं 24 न्यूटन और 32 न्यूटन, ये टोटल हो गया 56 न्यूटन। और इधर आएगा अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये बैलेंस्ड होगा तो अपन लोग बोलेंगे ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फोर्सेज सारे इक्वल होंगे। तो यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन जो आएगा का वैल्यू होगा म्यू के एन बराबर 0.3 इंटू में, ये टोटल इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, एन का वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगा 56 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये आ जाएगा 16.8 न्यूटन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज मूविंग अप द प्लेन। मूव कर रहा है, क्वेश्चन में बोला मूविंग है। अब कोई भी कारण हो सकता है मूव करने का। अपन जिस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक को सोल्व कर रहे हैं उसकी सारी सर्कमस्टांसेज और कंडीशंस अपने पास में यहां गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान दो, ब्लॉक अगर अप टू द प्लेन जाएगा फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड। और फ्रिक्शन अगर डाउनवर्ड लगेगा तो उस फ्रिक्शन का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है 16.8 न्यूटन। डाउनवर्ड इसलिए लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक। और ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके रिलेटिव स्लाइडिंग का क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालता हूं, देखो, या अगर ए की वैल्यू निकालते हैं, तो इस वाले ब्लॉक का अगर मैं कंडीशन ध्यान से देखूं तो मेरे पास में ये ब्लॉक गिवन है, बताओ कितने केजी का, 4 का। डाउनवर्ड फोर्स बताओ कितना आ रहा है भाई, 24 प्लस 16.8। तो इसका मतलब टोटल वैल्यू मेरे पास में हो जाएगा 40 पॉइंट। ठीक है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 32 न्यूटन। इधर तो इसकी बैलेंसिंग है। चलो भाई, देखो ध्यान दो, ये वाला फोर्स
इस वाले से ज्यादा है तो एफ नेट अगर डाउनवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा, लेकिन ये कह रहा है कि ब्लॉक तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन इस ब्लॉक को रिटार्ड कर रही है, मंदित कर रही है। तो अगर मैं ए का वैल्यू निकालूंगा, ए का वैल्यू आएगा 40.8, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास लिखूंगा, मास का वैल्यू था 4, इसको अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में, इसका वैल्यू आ जाएगा 8.8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन बोलो किधर होगा, ऑपोजिट टू मोशन ऑफ द ब्लॉक होगा, इसका मतलब ये डाउन टू द प्लेन होगा। अब ऐसा देखो 2.2 एग्जैक्ट आंसर अपने को गिवन नहीं है, लेकिन नियर बाय गिवन है, तो अपन लोग बोल देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन टू द। थ्योरेटिकल हल्का सा घुमा रखा है क्वेश्चन, है ना, शायद आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझो सारे। इसमें क्या बोला गया है भाई, इसमें कह रहा है कि अपने पास में कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 ब्लॉक्स connected by a cord as shown in the diagram. The pulley is massless and frictionless. The inclined plane is also frictionless. इसका मतलब फ्रिक्शन का तो कोई काम ही नहीं है. Let A be the acceleration of the block when the system is released and G is the gravity acceleration. तो अपने को A by Z का वैल्यू निकालना है. Sin 37 यहाँ भी मेंशन है 0.6. बहुत सिंपल सी बात, देखो फ्रिक्शन का लेना देना नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ब्लॉक वैसे बैलेंस्ड रहेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डायग्राम पूरा अलग से बना देता हूँ, है ना। बात सुन लो सारे, देखो थोड़ा, ताकि कम भी समझ आ रहा हो तो ये समझ आ जाएगा। ये 37 है, यहाँ पे जो ब्लॉक रखे गए एक 3 kg का है, रस्सी जुड़ी हुई है 2 kg का है, यहाँ पुली है, एक ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है, ये 1 kg। देखो भाई, ये जो दोनों मिला करके हैं ये 5 kg। मैं पहले के लेक्चर से बता चुका, पूरे सिस्टम को चलाने में रोप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, रस्सी का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि रस्सी में तो एफ नेट 0 होता है। तो बोलूंगा इन दोनों में जो आने वाले टोटल मास है वो 5 kg है, तो दोनों का ये कंपोनेंट इसको चलाएगा, और ये आएगा 5g साइन 37। और साइन 37 का वैल्यू मैं लिख चुका 3/5 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगा अपने पास में 3g। ठीक है भाई। अच्छा, इधर वाला बोलो कौन आया, इधर वाली वैल्यू आएगी अपने पास में 1g के बराबर। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालता हूं पूरे सिस्टम का, तो एक्सेलरेशन अपने पास में ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, ए बराबर एफ अनबैलेंस्ड डिवाइडेड बाय टोटल मास। अनबैलेंस्ड कितना होगा, 3g माइनस 1g, ये वैल्यू आ जाएगा 2g। टोटल मास बताओ भाई, 1 + 5 ये था, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अपन लोग बोलेंगे ए बाई जी का वैल्यू मेरे पास में आएगा 2/6, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3। और ऐसा अपने पास में ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में गिवन। एनएलएम के सवाल अच्छे सवाल है ना, ताकि कंसेप्ट भी अपने बहुत बढ़िया से रिवाइज हो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 38, ध्यान से देखो। ये कह रहा है बॉल वुज काइनेटिक एनर्जी इज ई, काइनेटिक एनर्जी ई इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। चलो कोई बात नहीं, अपने पास में प्रोजेक्टाइल का आ गया तो ये भी अपने सिलेबस में ये भी कर लेते हैं। चलो भाई, किसी भी स्पीड से फेंका यू से, एंगल अपने पास में 45 है। अपन सब जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे अपने पास वेलोसिटी का केवल एक्स कंपोनेंट बचता है, तो मैं बोलूंगा u cos 45, तो मेरे पास में वैल्यू आ गया u/√2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ, के इनिशियल कितना है, के इनिशियल का वैल्यू है ½ mu²। काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पे डिपेंड करता है, यहाँ का देखो भाई, के फाइनल बताओ या हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ, 1/2 mu²/2, mu/√2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये अपने पास में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, तो मैं बोलूंगा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल वाले का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अपन लोग बोलते हैं ये E/2 बनेगा। ये कौन से वाले पॉइंट पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर, आगे बात समझ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39। 39 में है ए बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन एट एन एंगल थीटा, ओ भाई, टू द हॉरिजॉन्टल, देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, देखो कह रहा है स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, है ना, इसका मतलब ये एक ऐसा एंगल है जहां पर बॉडी ने जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट किया है, तो कह रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या आएगा। चलो भाई लिख लेते हैं, बात सुनना सारे, देखो मैं कह रहा हूं ध्यान दो, ये एंगल लिया अपन ने थीटा, यहां पे ब्लॉक रखा मैंने एम मास का, एम पे जो फोर्सेज लगेंगे अपन जानते हैं mg लगेगा डाउनवर्ड, बहुत बढ़िया। इधर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, प्लेन के नॉर्मल जो आएगा उसको मैं n बोल देता हूं, और अलोंग द प्लेन जो मेरे पास आएगा उसको मैं बोलूंगा mg sin थीटा।
चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये ब्लॉक इधर तो अनबैलेंस होगा नहीं, बैलेंस्ड रहेगा। अगर अनबैलेंस होगा तो ये ब्लॉक इधर चलना चाहेगा mg साइन थीटा के कारण। तो मैं बोलूंगा ये इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन है, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है। इसका मतलब फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? ऑपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, एंड ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन आपेक्षिक गति के विरुद्ध कौन सा बल लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। मैं कह रहा हूं यहां स्लाइड करने का प्रयास करेगा, जिस समय ये स्लाइड होगा, जस्ट स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये mg साइन थीटा जो है वो इसके लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन को ऑलमोस्ट बराबर हो गया या क्रॉस कर गया। ठीक है, तो अपन लोग बोलते हैं यहां से जो mg साइन थीटा है जस्ट स्टार्ट होने की कंडीशन में एटलीस्ट बराबर होना चाहिए एफ एस मैक्सिमम के, और इसका वैल्यू होगा म्यू एस एन। तो अपन लोग बोलेंगे mg साइन थीटा बराबर, मैं बोल सकता हूं म्यू एस एन, एन का वैल्यू बोलो कितना? mg कॉस थीटा के बराबर। चलो भाई बहुत बढ़िया, mg से mg तो वैसे चला गया, तो अपने पास में म्यू एस का वैल्यू आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और इसको अपन थ्योरीज में पढ़ते हैं तो एक नाम से और भी बोलते हैं रेस्ट एंगल या एंगल ऑफ रेपोज फॉर द इंक्लाइन प्लेन। आ गया समझ में? हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोग जो भी पढ़ते हैं इस पढ़ने के दौरान या तो आप वीडियो में कमेंट्स के थ्रू मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट रह सकते हैं, या वाया व्हाट्सअप कम्युनिकेशन से भी आप मेरे से जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज आपके हैं, डाउट्स, मतलब जो एक कोई भी मान लो मेजर डाउट आ गया जो आपसी डिस्कशन से भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 40, ध्यान दो। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल गिवन है। चलो बहुत बढ़िया, आसान सवाल दिया है भाई। where t is the time and a and b are constants, the force acting on the body varies directly। चलो भाई, फोर्स तो अपन लोग जानते ही हैं dp बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। तो d बाई dt अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये बन गया a प्लस बी टी स्क्वायर के बराबर। a का तो वैसे ही जीरो आ गया, ये आ गया 2bt के बराबर। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू t के आ जाएगा, ऐसा अपने पास में एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, t की पावर 1 पे डिपेंड करेगा। चलो जी बढ़िया, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 41। 41 क्या है, ध्यान देना। ये कह रहे हैं पैकेट ऑफ वेट W, वेट का मतलब अपन लोग बोल देते हैं mg इक्वल्स टू W है, ड्रॉप्ड विद द हेल्प ऑफ ए पैरासूट। ठीक है भाई, एंड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, चलो ये ग्राउंड के स्ट्राइक होने की कंडीशन में बात कर रहा है, कम्स टू रेस्ट विद रिटार्डेशन इक्वल टू ट्वाइस द एक्सेलरेशन। चलो भाई रिटार्डेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड इज, अब देखो एक बात सोचो, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं जस्ट बिफोर हिटिंग। जस्ट बिफोर का मतलब आप फिजिक्स की लैंग्वेज में, जस्ट बिफोर का मतलब आप इसको टकराने से जस्ट पहले बोल सकते हैं, टकराने की कंडीशन बोल सकते हैं, ये सेम इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट। मान लो जस्ट टकराया है, जस्ट टकराते ही रुक गया, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। तो कह रहा है इस समय रुकने के दौरान इसमें एक रिटार्डेशन आया, और वो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का डबल है। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। तो देखो क्या हुआ, बात सुनना। अगर ये रिटार्डेशन आया, इसका मतलब भाई इसका तो अपन लोग बोल रहे हैं डाउनवर्ड फोर्स तो लग रहा था m, और जैसे ही सरफेस से टकराया तो सरफेस ने इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा n। तो सरफेस ने अगर इस पे लगाया तो इसने सरफेस पे, तो चाहे इस पे नॉर्मल रिएक्शन निकाल दो चाहे सरफेस पे निकाल दो, वैल्यू बराबर आएगी। तो ये जस्ट टकराने की कंडीशन है, और इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेज हैं, जिस मोमेंट पे टकराए उस मोमेंट पे नॉर्मल रिएक्शन और mg, और ये कह रहा है जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, 2g बोला, नेट रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ इसको क्या लिखूं भाई, मैं लिखूंगा n माइनस mg बराबर m इंटू 2g। तो बताओ भाई n का वैल्यू क्या आएगा भाई, n का वैल्यू आएगा 2mg प्लस mg बराबर मेरे पास में है 3mg। तो क्लियर भाई। अरे भाई रिटार्डेशन भी तो एक्सेलरेशन ही होता है, ये कह रहा है टकराते समय इसका रिटार्डेशन है जस्ट ऊपर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं रिटार्डेशन इसलिए बोला कि ब्लॉक टकराया नीचे है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो मैं बोलूंगा एफ नेट बराबर एम ए, तो एफ नेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, एम जी नीचे है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू जो रिटार्डेशन जिसको अपन बोल रहे हैं वो 2g के बराबर है। तो अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन 3mg आया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 3w के बराबर है। ऑप्शन नंबर अपने पास आ जाएगा थर्ड। क्लियर जी, टेक्निकल सवाल है, अच्छा है वैसे, सॉल्व होने में इजी है और थोड़ा सोचने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में कह रहा है एक बॉडी ऑफ 10 kg इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर।
द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, चलो आराम से कर सकते हो आप लोग, सी का वैल्यू 9.8 लेना है। अगर ये ब्लॉक यहां से गिरा है, अगर मैंने यहां से इसको छोड़ा है, तो छोड़ा है तो अपन लोग बोल सकते हैं जैसे ही ग्राउंड पे आगे टकराया, जैसे ही ग्राउंड पे आकर के टकराया, ठीक है भाई। तो अपन लोग बोलेंगे हाइट कितना है इसका, एच है, एम जी किधर लग रहा है बताओ, नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालना है, तो जैसे ही ग्राउंड तक आएगा वर्क डन बोलो कितना होगा, एम जी एच होगा। एम का वैल्यू अपने पास गिवन है, बोलो कितना है 10। सी का वैल्यू 9.8। एच का वैल्यू बोलो भाई कितना है, एच का वैल्यू भी 10। बोलूंगा ये अपने पास में 100, 9.8, ये 980 आ गया। ऐसा कुछ ऑप्शन मैच हो रहा है, 980 जूल है ये, मैच हो रहा है। अपने पास एक ही ऑप्शन है, कौन से वाला, थर्ड। ओके, आसान क्वेश्चन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर है 43। 43 है पावर का, है ना। देखो पावर के क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से 4-5 आ गए, राइट। काम का मामला है, एक तो इंक्लाइन प्लेन के भी 2-3 सवाल आ गए हैं फ्रिक्शन वाले, और एक ये पावर का भी शायद 1-2 क्वेश्चन आ गया। कांस्टेंट पावर का, लिफ्ट का भी आया था पहले एक प्रॉब्लम, एक ये दूसरा आ गया। ठीक है, पावर सप्लाइड बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एक्स। देखो बात सुनो, पावर कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया है। ये स्ट्रेट लाइन को, द पावर सप्लाइड बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, चलो बहुत बढ़िया। तो पावर को मैं बोल देता हूं एफ, ये पावर कांस्टेंट है, और पावर को अपन लोग बोल सकते हैं एम ए इंटू वी के बराबर। अब ये क्या कह रहे थे, वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन निकालना है। चलो पहले एक काम करते हैं, इसको नहीं तो पी बाई एम, ए को मैं लिख सकता हूं वी डी वी बाई डी एक्स, साथ में आ गया मेरे पास में v। तो अपने पास में ये वैल्यू जो बनेगी ना, ये बन जाएगा वी स्क्वायर डी वी बराबर में, यह आ जाएगा p बाय एम इंटू डी एक्स। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो यह आ जाएगा वी क्यूब बाई 3, ठीक है, बराबर में यहां बोलो कौन आएगा, p बाई एम इंटू एक्स। अगर मैं डायरेक्ट देखता हूं तो वी क्यूब प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और v का पावर x की पावर 1/3 पे डिपेंड करेगा। ऐसा अपने पास में एक ही ऑप्शन है, बताओ कौन से वाला, फोर्थ आंसर करेक्ट। अब इतना तो देखो अपने को सोचना ही पड़ेगा, इतना नहीं सोच सकते हैं तो क्वेश्चन होगा नहीं, सिंपल बात है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अपन लोग स्टार्ट करते हैं आगे की कंडीशन। ध्यान देना भी सारे, देखो 44 क्वेश्चन है। अब इसमें मेरे बताने लायक कुछ है, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, चाहे कोई भी फोर्सेज हो, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो, टोटल वर्क डन हमेशा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर ही होता है। इसको अपन वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, चलिए इस पे टाइम कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखो, स्प्रिंग का सवाल आ गया एक और, ये कह रहा है इस, अच्छा एक बात मैं फिर बता देता हूँ, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फिर आप क्या करेंगे, नहीं क्या। चलो भाई ध्यान दो, देखो स्प्रिंग एक्स एंड वाई, क्या दो स्प्रिंग है, के एक्स बराबर 2 KY, वाले का डबल है, तो मैं बोल सकता हूं के वाई का वैल्यू मेरे पास में के एक्स बाई 2 है। आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एट द फोर एंड्स, if the energy stored in x is E, then the energy stored in y is। देखो बात सुनना, बात सुनो सर, मैं ये बोल देता हूं ये पहली स्प्रिंग है मेरे पास में, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, स्प्रिंग x है, और जो मेरे पास में दूसरी स्प्रिंग है यहां पे, दूसरी स्प्रिंग यहां पे है y, ये मैं बोल देता हूं k/2। ये तो है ना के एक्स बराबर 2 KY, अगर मैं इसका k मानूंगा, इसका k/2 मानूंगा, तो देखो बात सोचो, यहां पे मैंने कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा, कांस्टेंट फोर्स इस स्प्रिंग को होल्ड करता है, इसका मतलब ये फोर्स और स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर है। मतलब अगर मान लो स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करता हूं और स्ट्रेच करके होल्ड कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन आया होगा एक्स से, तो एक फोर्स आया होगा के एक्स, तो अपन ने बोला एफ को के एक्स ने रोक रखा है, एफ दोनों पे सेम है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एफ बराबर, बोलो क्या लिखेंगे भाई, के एक्स इंटू एक्स बराबर के वाई इंटू वाई, वाई इसका इलोंगेशन आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये दोनों ही बराबर हैं। तो अपने पास में जो इस वाई की वैल्यू है, उस वाई की वैल्यू को अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में वाई बराबर आएगा के एक्स अपॉन के वाई इंटू, अब बताओ भाई के एक्स कितना है, इसको तो अपन लोग बोल देते हैं के वाला k/2 है, तो बहुत बढ़िया, 2 चला गया ऊपर,
इनटू में आया x, तो ये जो अपने पास आएगा ये 2x के बराबर आएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड इन x बोलता हूँ, फर्स्ट वाले में जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को बोलूंगा 1/2 kx। चलो भाई, तो ई डैश इस वाले का बोलो 1/2, के की जगह आ जाएगा k/2, x की जगह आ जाएगा 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 अपने पास में था, तो अपन लोग बोलेंगे 1/2 k/2 इंटू 4x स्क्वायर, तो ये बनेगा अपने पास में 2, तो ये अपने पास में एनर्जी आ जाएगी 2e के बराबर। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आगे समझ में? स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, फोर्सेस भी गिवन है, इन सबको अपने को बैलेंस करना है। कांस्टेंट फोर्स ने इनको होल्ड कर रखा है, तो कांस्टेंट फोर्सेस को अपन बैलेंस करेंगे तो F बराबर kx से बैलेंस हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, क्या है ध्यान देना। अब देखो भाई, कहीं कनिका आ जाती है, कहीं कोमल आ जाती है, कहीं मौन आ जाता है, तो भाई साहब ये मौन जी के लिए क्वेश्चन आप खुद ही सोल्व करेंगे। में गिवन है सर्कुलर रोड रेडियस गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, कांस्टेंट स्पीड निकालना है, सेफ वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो मौन जी वाला क्वेश्चन आप खुद डील कर लेना, ठीक है? आप में से कोई मौन जी हो, बहुत बढ़िया बात है। गर्ल ऑफ मास 50 kg स्टैंड्स ऑन ए, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे कंसेप्ट को छोड़े नहीं, बार बार करें, दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें। अगर हम 50 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, डाउनवर्ड जाएगा, अपेरेंट वेट बढ़ेगा या घटेगा? अपेरेंट वेट तो घटेगा, क्योंकि डाउनवर्ड जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आएगा m/g - a। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सारे या तो बराबर हैं या ज्यादा हैं। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में कम होता है, आंसर 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और मैं करवाऊंगा भी नहीं इसको, 2-3 सवाल करवा चुका हूँ। क्या है, चलो ध्यान दो आगे। ये कह रहा है बॉल ऑफ मास 250 ग्राम is uniformly reeled on a horizontal circular path of radius 1 meter. The speed of the ball is 2 meter per second. The work done on the ball during one complete rotation is, कोई वर्क नहीं होगा। कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट से चल रही है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, नेट वर्क डन 0 होगा। सेंट्रीपिटल भी कोई वर्क नहीं करता, इसका मतलब नेट वर्क डन का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, 0 न्यूटन पर मीटर आएगा, सॉरी न्यूटन मीटर आएगा, जिसको अपन जूल बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कहना ही क्या है सर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, तो अपने काम की नहीं है। चलो भाई, दूसरी बात देखो, अगर स्प्रिंग ऑफ मास m इज हंग फ्रॉम ए रिजिड रूफ ऑन अटैचिंग ए मास 20 kg फ्रॉम द स्प्रिंग, द पॉइंटर अटैच्ड टू द स्प्रिंग इंडिकेट्स 50 सेंटीमीटर। करवा चुका सवाल में, याद करो, सबसे पहले पहले वीडियो के अंदर या दूसरे के अंदर, सॉरी दूसरे के अंदर तो नहीं होगा, तीसरे वीडियो के अंदर होगा। आपने 3 स्प्रिंग ली थी, तीनों स्प्रिंग्स के अंदर पहले अपन ने इनिशियल लेंथ निकाली थी। चलो भाई, आप खुद सॉल्व करेंगे, आंसर पोस्ट करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, आंसर पोस्ट करेंगे। इससे पहले मैं ये थर्ड लेक्चर के अंदर जो आपके PYQ प्लेलिस्ट के अंदर है उसमें करवा चुका। आप आंसर निकाल, मैं देखूंगा कितने आप में से सीरियस हैं कि इसको सॉल्व करके आंसर पुट कर देते हैं। इसी थर्ड स्प्रिंग का अननोन मास निकालना है। पहले वाले का पॉइंटर है वो 50 सेंटीमीटर पे है, दूसरे वाले का पॉइंटर है वो 75 सेंटीमीटर पे है। आपको याद करो, मैंने लिखवाया था mg बराबर k इंटू L माइनस एल नोट। तो पहले आएगा 50 माइनस एल नोट, दूसरा आएगा 75 माइनस एल नोट, तीसरा आएगा 60 माइनस एल नोट। 3 इक्वेशन बनाई थी, तीनों में मासेस अपन ने सॉल्व किए थे। आपका काम है भाई साहब, मैं एक बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं खुद बच के निकल जाता हूँ, टू सेल्फ। कितने जने भेजते हैं मैं देखता हूँ, है ना? ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 50 देखो। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस पाथ इज इक्वल टू, फ्रिक्शनलेस पाथ है तो फ्रिक्शन तो वर्क करेगा नहीं। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, स्टॉप का मतलब क्या होता है, पहले चल रहा था बाद में रुका, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आया, हाफ mv स्क्वायर। तो अपने पास में वर्क डन बोलो किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितने सीधे सीधे सवाल पूछ रखे हैं, और ऐसे ऐसे आना ये समझदारी के काम नहीं है, अच्छी बातें नहीं है। क्वेश्चंस इजी आना एग्जाम का मतलब है कट ऑफ को बढ़ाना। कट ऑफ बढ़ाना इसका मतलब सब बराबर है, जिसने तैयारी करी, तैयारी नहीं करी तो हल्का फुल्का पड़ गया है, तो ढंग से पड़ गया है, सब बराबर। इसलिए ढंग से पढ़े हुए के लिए तभी अच्छा है जब एग्जाम का लेवल अच्छा आता है। कट ऑफ गिर जाता है, और अपना एग्जाम को परसेंटेज बनाने का नहीं है, कट ऑफ क्वालिफाई करने का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान दो। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स 30 न्यूटन। चलो भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी गिवन एज द फंक्शन ऑफ,
ये गिवन है भाई साहब। Here x and t are in the meters and seconds respectively. What is the amount of the work done by the force during t? देखो अपने पास में वर्क डन निकालना है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन देखो यही होता है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आप डायरेक्टली कर सकते हो F इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अपने पास में डिस्प्लेसमेंट होता है। या दूसरा तरीका है, अगर मैं यहां पे इस फोर्स की वैल्यू नहीं देता, केवल मास दे देता, अगर m दे देता, तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता। ये वर्क डन निकालते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, तो अपन v निकालते, v निकाल करके हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर से सॉल्व करते। लेकिन यहाँ तो फोर्स गिवन है तो डायरेक्ट इसी से कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। रूट एक्स प्लस थ्री बराबर मेरे पास में होगा t, रूट एक्स का वैल्यू मेरे पास में आएगा t माइनस थ्री, तो मैं बोलूंगा x का वैल्यू मेरे पास में आएगा t माइनस थ्री का होल स्क्वायर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो t इक्वल्स टू थ्री पे देखो, t इक्वल्स टू थ्री, यहाँ थ्री रखूंगा, थ्री माइनस थ्री तो वैसे ही जीरो आ गया, x की वैल्यू तो जीरो है, तो मैं बोलूंगा x का जो वैल्यू है t इक्वल्स टू थ्री पे वो तो जीरो ही आ रहा है भाई साहब। अच्छा x का वैल्यू t इक्वल्स टू सिक्स पे अगर मैं लिखना चाहूं तो बोलो क्या आएगा, सिक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया है। सिक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो अपने पास में रूट एक्स बराबर टी माइनस थ्री आ गया था। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आ गया अपने पास में तीन, तीन का स्क्वायर अगर अपन लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर आया। और अपने पास में फोर्स कितना लग रहा है बताओ, 30 लग रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 30 इंटू 9, तो अपने पास में ये वर्क डन आ जाएगा 270 जूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर। ओके चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान दें, ये कह रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरिएबल फोर्स है, क्या गिवन है, ए एक्स की पावर 4 और बी एक्स स्क्वायर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ए पार्टिकल अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 to 60। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, बात है। हियर एफ इज द न्यूटन्स एंड द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इज जूल। देखो क्या होता है, बात सुनना। पार्टिकल तो एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो मूव किया, फर्स्ट से 1 से 6 पे चला गया, ठीक है। अच्छा फोर्स वेरिएबल भी है और एक्स एक्सिस से 60 पे भी लग रहा है, तो इन जनरल तो क्या होता है, जैसे मान लो कांस्टेंट फोर्स होता, कांस्टेंट फोर्स होता, और ये कांस्टेंट फोर्स अगर मैं 60 डिग्री पे लगाता, एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाता, तो अपन लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, वर्क डन दिस इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स इंटू कॉस 60। एफ डॉट एक्स होता है ना, तो अपन लोग बोल सकते हैं एफ एक्स कॉस 60, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं ये फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल है तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं, ये फोर्स वेरी करेगा, इसका मतलब ये फोर्स एक बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन डीएक्स के लिए तो रह ही सकता है। मान लो पार्टिकल किसी पोजीशन एक्स पर है, मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स से लेकर यहाँ तक लाया मैं, एक्स प्लस डी एक्स हो गया, तो एक्स से लेकर के एक्स प्लस डी एक्स तक फोर्स का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि डी एक्स तो कौन होता है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डिस्प्लेसमेंट है, बहुत माइनर डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसके लिए अगर मुझे वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन लिखूंगा मैं एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस 60। कॉस 60 1/2 हो गया, मैं इसको लिखूंगा 1/2। एफ का वैल्यू बताओ भी कितना है, एफ है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर, साथ में आ गया डी एक्स। अब अगर मान लो मुझे इसका टोटल वर्क डन निकालना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, डायरेक्ट मैं कर नहीं सकता, 1/2 बाहर आ गया, यहाँ आएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर, साथ में बोलो कौन आया, डी एक्स, और लिमिट बोलो मेरे पास में कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से लेकर के 6 तक। ये आप लोग शायद इतने समझदार हैं कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक सवाल है, एंगल पर भी है और वेरिएबल भी है, तो अपने वेरिएबल है इसका मतलब डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, इंटीग्रेट करे बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखना है अपन, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, क्या कह रहा है देखो बात सुनो। ये कह रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन, अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन, ये तो कर ही लिया ना अपन ने 52 के बाद में, 53 है ये नंबर, इसमें शायद मेरे हिसाब से पटांग दे रखे होंगे नंबर, अपन इसको 53 मान, ठीक है। क्या बोला गया देखो बात सुनो, कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h एंड इंक्लिनेशन थीटा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज u which makes the body just reach the top, then coefficient of friction will be। अपने को coefficient of friction निकालना है, देखो बात सुनना ध्यान से। इंक्लाइन प्लेन लिया, एंगल लिया थीटा, अपने को वैल्यू गिवन नहीं है, बॉडी को यहां से अपन ने प्रोजेक्ट किया u से,
और टॉप ऑफ द प्लेन पे जाके रुक गया। तो ये हाइट बताओ इसकी कितनी है, h है। ब्लॉक ने डिस्टेंस ट्रेवल करी l। बहुत बढ़िया भाई। फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव है। तो अपन यहां से अगर ब्लॉक को चला के इस वाले पॉइंट पे रोकते हैं, तो अगर अपन कोई भी फोर्सेज लग रहे हो, ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज का जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहां किस किसने वर्क किया भाई, देखो ध्यान दो। नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा नहीं, नॉर्मल तो इधर लग रहा है, बॉडी इधर जा रही है, परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी वर्क नहीं करता। अच्छा एम जी लगेगा, ऐसे लगेगा। एम जी का अगर मैं बोलता हूं तो ये वाला कंपोनेंट तो एम जी कॉस थीटा है, तो अभी बहुत बढ़िया है। और ये वाला बोलो कौन सा है, एम जी साइन थीटा है। एम जी कॉस थीटा तो वर्क करेगा नहीं, वर्क कौन करेगा, एम जी साइन थीटा करेगा। ब्लॉक ऊपर चल रहा है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन भी वर्क करेगा। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। बोलो वर्क डन बाई एम जी को क्या लिखें, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एम जी नीचे है, वैल्यू आएगा माइनस का एम जी साइन थीटा इंटू एल। ठीक है, आगे देखो फ्रिक्शन का जो वर्क होगा उसको अपन लोग क्या लिखेंगे भाई, म्यू एस एन होता है, एन का वैल्यू आ गया एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू ये भी कितना आएगा एल, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो जीरो है, इनिशियल माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर बच जाएगा बेटा डेल्टा क्यू में। तो अपने पास में सब तरफ से माइनस माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, एम सब तरफ से क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल आउट हो गया। और मैं इस एल को लिख सकता हूं एच बाई साइन थीटा, क्योंकि थीटा है तो एच का वैल्यू एल साइन थीटा होगा, एच बराबर एल साइन थीटा। तो एल को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एच बाई साइन थीटा। तो अभी बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से अगर मैं इस कॉमन को लेता हूं तो जी को तो मैं एक काम करता हूं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, उधर भेज देता हूं जी के साथ में। ठीक है भाई, तो यहां से मेरे पास में कंडीशन बचेगा साइन थीटा और एल का वैल्यू एच बाई साइन थीटा है, तो यहां तो ओनली एच ही बचा। यहां देखो इसको अगर मैं एच बाई साइन थीटा लिखूंगा तो यहां मेरे पास में बचा म्यू एस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मेरे पास में हो जाएगा कॉट थीटा, और साथ में बोलो कौन आया, एच आया। इन सब में से कौन कॉमन आ गया था, जी, तो मैं इसको बोलूंगा यू स्क्वायर बाई टू जी, तो उधर चला गया, इस एच को उधर भेज देते हैं, तो भी बहुत बढ़िया। तो अपने पास में यहां से जो वैल्यू आएगी, एच भी कॉमन आ गया, तो अपन इसको बोल सकते हैं म्यू एस, एच अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा म्यू एस कॉट थीटा बराबर में यू स्क्वायर बाई टू जी एच, और साथ में यहां बच गया था वन, बच गया था, अगर एच कॉमन लेंगे तो ये -1 हो गया, कॉट थीटा उधर जाएगा, तो वन बाई कॉट थीटा को मैं टेन थीटा लिख सकता हूं। तो म्यू एस का वैल्यू मेरे पास में है यू स्क्वायर बाई टू जी एच माइनस का वन, और साथ में यहाँ वन बाई कोट थीटा को मैं लिख देता हूँ टेन थीटा। तो मेरे पास में ऑप्शन बन जाएगा कौन से वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन बन जाएगा। इसके आगे एनएलएम फ्रिक्शन का कोई सवाल, अपन ने 53 क्वेश्चन सॉल्व करे एनएलएम फ्रिक्शन। आप ये सोच सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनएलएम फ्रिक्शन वर्क एनर्जी। बढ़िया सवाल लगाएं, पीवाईक्यूज भी करें, खुद के पास जो कंटेंट है वो भी सॉल्व करें, और कोई जो मेरे से पढ़ा हुआ है उसको नोट्स शायद मैंने बहुत बढ़िया से बनवा रखे हैं, वो भी एक बार थोड़ा सा। ओके, अगले लेक्चर में मिलेंगे अब नए टॉपिक के साथ में, वर्क एनर्जी एंड पावर। जितने ज़्यादा कम्युनिकेट रह सकते हैं, डेली वीडियोस आप लोग देखें, आपके फ़ायदे के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। और शायद आप लगातार कंटिन्यू रहेंगे तो सारा सिलेबस अपन एक शॉर्ट टाइम के अंदर में बहुत बेटरली कवर कर पाएंगे। और हाँ, मैं एक बात बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव पे भी चर्चा होगी। एक तो डिस्क्रिप्टिव कैसे क्या आ सकता है, इसका बड़ा एक मिसगाइडिंग सा माहौल बन रहा है कि भाई क्या पता डेरिवेशन आएंगे, क्या आएगा, उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उन सभी पॉसिबिलिटीज़ के चैप्टर वाइज या पोर्शन वाइज अपन वर्क करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं कमिटमेंट करके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पहला कमिटमेंट जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन बाकी कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए अवेलेबल करवाने की। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर।